हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिवाली के बाद अपना है पहला सेशन है लाइव सेशन। ठीक है। आज हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पे केस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पे कुछ पीपीटी बनाई है। ठीक है, आप लोगों के लिए समझने के लिए। सबसे पहले केस डिस्कस करने से पहले हम लोग उसका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता क्या है, ठीक है, उसके सिम्टम्स वगैरह क्या है, उसको डायग्नोस वगैरह कैसे, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। हमारे फ्रेंड्स धीरे धीरे कुछ ऐड हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ हो गया हमें ज़रा सा साउंड में, एक 5 मिनट के लिए। ठीक है, अभी 2 मिनट वेट करके हम लोग का हमारा सेशन जो है अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप हम लोग अभी डॉक्टर संतोष, कैन यू हेयर मी? हाँ, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे फ्रेंड जो है धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। उनको ज़रा सा ऐड करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, आज हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता क्या है। फ्रेंड्स, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ना, सबसे मेडिकल फील्ड में हमारे ज़रा सा रेयर केस है। जो कुछ हम लोग हेपेटाइटिस वगैरह देखते हैं वो तो मैक्सिमम टाइम हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है रेयर केस है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे ओपीडी में कई बार रेयर केसेस आते हैं, लेकिन हमें उनका जो उनके डायग्नोसिस कर दिया तो पेशेंट को जो आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, जो कैंसर वगैरह हो सकता है, वो सब हम लोग ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो मैं टाइम देता हूँ ना, उस टाइम पे ज़रा सा उसी टाइम में ऐड होना है आपको। ठीक है, जो धीरे धीरे आप ऐड होते हैं ना, मुझे बहुत तकलीफ जाती है सबको ऐड करने में। ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज़ भी नहीं आती। तो देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता क्या है। फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि जॉन्डिस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जॉन्डिस क्या है। फ्रेंड्स, जॉन्डिस ये है कि इट इज़ अ क्लिनिकल टर्म है। ठीक है, जॉन्डिस क्या है? इट इज़ अ क्लिनिकल टर्म है। इट इंडिकेट्स द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकोसा ड्यू टू इंक्रीज इन सर्कुलेटिंग बिलिरुबिन। क्या होता है इसमें? सर्कुलेटिंग बिलिरुबिन बढ़ जाने की वजह से हमारा स्किन स्क्लेरा है, जो म्यूकोसा वगैरह है, ये क्या होता है? येलो डिस्कलेशन होता है स्किन का। इसलिए हम लोग जरा सा देखने के बाद ही पता चलता है कि ये येलो डिस्कलेशन ऑफ स्किन है, तो ये जॉन्डिस है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं ना ये? ठीक है, जॉन्डिस बिकम्स एविडेंट व्हेन सर्कुलेटिंग राइजेस मोर देन 2.5 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, जॉन्डिस कब बोला जाता है फ्रेंड्स? जब सर्कुलेटिंग बिलिरुबिन हमारे ब्लड में इन ग्रेटर देन 2.5 मिलीग्राम डीएल से ज़्यादा है, तब हम लोग उसे जॉन्डिस कहते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या है फ्रेंड्स बिलिरुबिन की? नॉर्मल वैल्यू क्या है? 1.1 मिलीग्राम पर डीएल ये नॉर्मल वैल्यू है बिलिरुबिन की। ठीक है, अब इनकेस 2.5 से ज़्यादा हो गया बिलिरुबिन, तो हम लोग उसको जॉन्डिस बोल सकते हैं। अन एविडेंट हो सकता है कि हमें दिख पाता है कि हम फ्रेंड्स पेशेंट के स्क्लेरा वगैरह येलो डिस्कलरेशन हो जाता है वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ जॉन्डिस है। ठीक है, ये जॉन्डिस कैसा है फ्रेंड्स? ये लेफ्ट साइड में, कैसे मेरे लेफ्ट साइड में ये पेशेंट का आई जो दिख रहा है, येलो डिस्कलरेशन जो है जॉन्डिस का है। ठीक है, अब ये दूसरा जो है अपोजिट साइड में, वो है नॉर्मल है। ठीक है, ये जॉन्डिस का है और ये नॉर्मल है। ठीक है, स्क्लेरा हम लोग देखने में पता चल रहा है कि ये येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन है। ठीक है, हम लोग इसको क्रैमर्स रूल के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बॉडी में बिलिरुबिन कितने प्रमाण में है। ठीक है, इनकेस चेस्ट में है येलो डिस्कलरेशन, इनकेस abdomen में है, क्रैमर्स रूल है, उसके हिसाब से हम लोग उसको जॉन्डिस डिफ्रेंशिएट करके उसको बता सकते हैं कि देखने के बाद बता सकते हैं कि इनके उसका कितना कितना ये वैल्यू है। ठीक है,
अब ये स्लाइड देख पा रहे हैं ना आप सागर? हेलो, स्लाइड देख रहे हो ना ये आप? देख रहे हो ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है फ्रेंड्स? जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। आरबीसी का ब्रेकडाउन हमको पता है कि लाइफ स्पैन आरबीसी के नॉर्मल कितने हैं, 120 डेज, ठीक है। 120 डेज आरबीसी होने के बाद, लाइफ स्पैन होने के बाद उसका आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी का ब्रेकडाउन किस में होता है? हीम प्लस ग्लोबिन में होता है, ठीक है। हीम प्लस ग्लोबिन में होता है। हीम से क्या होता है फ्रेंड्स? हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलिवर्डिन बाय हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलिवर्डिन बाय हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये सब लिवर में होता है, ठीक है। ये लिवर में होता है। बिलिवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिवर्डिन कैसे कन्वर्ट होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फ्रेंड्स, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, इसको हम लोग इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, जो कि फैट सोल्यूबल है, ठीक है। जो कि फैट सोल्यूबल है। वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज मोर डेंजरस देन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दैट्स वाई। क्यों? क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीट होता है तो एक्सक्रीट हो नहीं सकता, ठीक है। इनको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कन्वर्ट कैसे? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में होता है, जो कि ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम से होता है, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाय ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। जो ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना लिवर में, उससे वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में होता है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट बिलिरुबिन विच इज अ वाटर सॉल्युबल। हम लोग जो बॉडी में जो वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन है ना, वही हमारे बॉडी से फिकस थ्रू, स्वेट थ्रू, यूरिन थ्रू कई प्रमाण इसमें सीक्रेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बाइल में इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद दो तरह से वो डिवाइड होता है, एक यूरोबिलिनोजन, दूसरा स्टर्कोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन ये यूरिन में जाके हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाके कई सम पार्ट ऑफ जो बाइल है वो वहाँ से फिर से रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। एंड जो सम पार्ट ऑफ थोड़ा सा यूरिन में से जो एक्सक्रीट होता है उसको यूरोबिलिनोजन बोलते हैं। और जो स्टूल थ्रू एक्सक्रीट होता है ना, उसको स्टर्कोबिलिनोजन बोलते हैं, ठीक है। सम पार्ट ऑफ बाइल एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन, जिसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। एंड जो सम पार्ट ऑफ जो स्टूल में से एक्सक्रीट होते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन, ठीक है। समझाए फ्रेंड्स? एक मिनट, जैसा दो तीन फ्रेंड्स है हमारे, उनको ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म समझ गए सबको? कुछ प्रॉब्लम है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में? हम्म नहीं है ना? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। ये बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म होगी। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं कि जो एनाटोमिकल की बिलिरुबिन कैसे होता है, ठीक है। ये जरा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। जो ये लिवर है ना, लिवर से ये जो कॉमन हेपेटिक बाइल है, ठीक है, हेपेटिक डक्ट है। ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट। यहाँ से जो बाइल फ्लो होके यहाँ पे फ्रेंड्स का जो बाइल जो लिवर में जो फ्लो होता है ना, बाइल फ्लो, ये किससे होता है? कोलेंजुअल्स के थ्रू होता है, ठीक है। जो बाइल जो नॉर्मल बाइल फ्लो है ना, कोलेंजुअल्स की तरफ होता है। एक मिनट, जो बाइल फ्लो है ना, जो लिवर में जो कोलेंजुअल्स के थ्रू बाइल फ्लो है, लिवर में कोलेंजुअल्स के थ्रू बाइल फ्लो होता है। ये बाइल फ्लो होके लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट से हेपेटिक डक्ट में आता है, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। कॉमन हेपेटिक डक्ट में से जो गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर में से जो बाइल फ्लो होता है वो सिस्टिक डक्ट में से जो सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट है ना, वहाँ पे सब फ्लो होता है। जो लिवर से आके गाल ब्लेडर में से स्टोर वगैरह होके जो है पूरा का पूरा ये सिस्टिक डक्ट में, मतलब पूरा का पूरा ये पूरा कॉमन है बाइल डक्ट में, सीबीडी, जिसको हम लोग सीबीडी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट में होता है। बाइल डक्ट में से ये पूरा ये फ्लो होके यहाँ पे डिओडिनम में, डिओडिनम में कहाँ पे है? जो हेड ऑफ पैनक्रेस है ना, पैनक्रेस के यहाँ पे जो जो एम्पल ऑफ वाटर है, ठीक है। एम्पल ऑफ वाटर में जो बाइल पूरा ये स्टोर हो, यहाँ पे बाइल आ जाता है जो कि डिओडिनम में, ठीक है। डिओडिनम में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद उसको धीरे 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 आगे आगे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल, एक मिनट, ये है एनाटोमी ऑफ द बिलियरी ट्री, ठीक है। यहाँ पे
समझ गया ना सब। लिवर में जो कोलेंजुअल्स है, कोलेंजुअल्स में से ये जो बाइल फ्लू होता है लिवर में कोलेंजुअल्स थ्रू होता है। ये कोलेंजुअल्स वगैरह सब मिलके यहाँ पे जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है ना, राइट हेपेटिक डक्ट है, वहाँ से जो बाइल फ्लू होकर यहाँ पे हेपेटिक डक्ट में आता है। हेपेटिक डक्ट में से ये जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है सम पार्ट ऑफ बाइल, ठीक है। बाद में ये कहाँ आते हैं, गाल ब्लैडर में से सिस्टिक डक्ट में से ये पूरा का पूरा ये कॉमन बाइल डक्ट में आता है। कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ पे फ्रेंड्स, ये डिओडेनम में आता है। डिओडेनम में बाइल फ्लो कहाँ पे होता है, एम्पल ऑफ वाटर, जो पैनक्रियास के जो डक्ट ओपनिंग है ना, वहाँ पे पैनक्रेटिक एंजाइम्स और जो डिओडेनम में वगैरह ये जो होता है ना, डिओडेनम में एम्पल ऑफ वाटर बोलते हैं उसको, एम्पल ऑफ वाटर में ये बाइल फ्लो यहाँ से होता है। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से धीरे 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 ये बाद में ये बाइल फ्लो ऐसे नीचे नीचे जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यही एनाटोमी ऑफ द बिलियरी ट्री। और ये हम लोग जो अभी बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म बता दिया, जो आरबीसी ब्रेकडाउन वगैरह होके जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वगैरह में से, ठीक है। ये पार्ट है ये। बाद में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ, अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस में सबसे पहले आता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस, इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो पैथोलॉजी है मतलब लीवर से पहले होती है, ठीक है। जो सर्कुलेशन होता है ना हमारे बॉडी में, सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है लीवर से जो पहले होता है ना, उसको हम लोग प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड मतलब क्या होता है, यहाँ पे हेवी डिस्ट्रक्शन तो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हेवी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज वगैरह होता है, इसलिए हम लोग इसको प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स दो पार्ट है, अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड बिफोर इट एंटर्स द लिवर। यहाँ पे दो पार्ट में होता है, एक तो होता है इंक्रीज हीम लिबरेशन, ठीक है। इंक्रीज हीम लिबरेशन मतलब आरबीसी का हेवी ब्रेकडाउन होता है, जो कि कुछ केसेस है हमने हेमोलाइटिक एनीमिया में होता है, जो मलेरिया में होता है, जो अबनॉर्मल आरबीसी ब्रेकडाउन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और रिड्यूस रेड सेल का लाइफ स्पैन वगैरह रिड्यूस हो गया। एक तो एक पार्ट से होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है वहाँ पे, डिफेक्टिव लिवर मेटाबॉलिज्म की वजह से। डिफेक्टिव लिवर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जो कुछ ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज वगैरह एंजाइम है वो कम प्रोडक्शन होता है उसको, या फिर कोई पार्ट होता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होता, जो कि है गिलबर्ट सिंड्रोम वगैरह है। गिलबर्ट सिंड्रोम में वगैरह ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाते हैं वहाँ पे, इसलिए उसमें भी क्या फ्रेंड्स बिलिरुबिन दिखाई देता है। जो कुछ भी है दूसरा आयरन स्टोरेज डिसीजेस वगैरह है, बाद में जो रिड्यूस्ड हेपेटिक बिलिरुबिन में अपटेक वगैरह है, इसकी वजह से भी ये प्री हेपेटिक कॉजेस में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इंट्रा हेपेटिक कॉजेस में। इंट्रा हेपेटिक कॉजेस में क्या होता है फ्रेंड्स, ड्यू टू डिसीज ऑफ लिवर पैरेंकाइमल डिसीजेस। लिवर पैरेंकाइमल डिसीजेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो को अल्कोहलिक सिरोसिस है, एटोमिन लिवर डिसीजेस वगैरह है, जो कुछ ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है, और एनवायरमेंटल केमिकल फैक्टर्स वगैरह है, हेपेटिक ट्यूमर्स वगैरह है, इंड्यूस जो वायरल हेपेटाइटिस वगैरह है, ठीक है। बाद में जो बिलियरी सिरोसिस वगैरह जो कुछ भी है, जो इंट्रा हेपेटिक कॉजेस में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो है पोस्ट हेपेटिक कॉजेस। पोस्ट हेपेटिक कॉजेस में क्या आता है फ्रेंड्स, द रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्री, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होता है, बिलियरी ट्री में, आउटसाइड द लिवर, ठीक है। लिवर के बाद में जो पैथोलॉजी होते हैं ना, वह कहाँ पे, जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज बाइल डक्ट्स, जो कुछ भी है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बिलियरी ट्रीज है, ठीक है। जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ बिलियरी ट्री जो कुछ भी हम लोग उसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। बाद में गालस्टोन फॉर्मेशन वगैरह, जो कुछ हमें कोलेलिथियासिस बोलते हैं उसको। इनकेस सी ए पैनक्रियाज है, सी ए गाल ब्लैडर है, बाइल डक्ट सी ए बाइल डक्ट्स है, और पैनक्रेटिक कुछ पैनक्रेटिस वगैरह की वजह से, ड्रग इंड्यूस की वजह से, ये कुछ भी हो फ्रेंड्स, ये पोस्ट हिपेटिक कॉजेस में आता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ जॉन्डिस हम लोगों ने अभी देख लिया, जो कि प्री हिपेटिक जॉन्डिस है, इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस है, और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस में, ठीक है। जो हमने अभी डायग्राम बताई मैंने, ठीक है। यहाँ पे प्री हेपेटिक में ज़्यादा हिमोलिसिस बढ़ जाने की वजह से, हेपेटिक में क्या है फ्रेंड्स, वायरल हेपेटाइटिस है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक सिरोसिस है, कुछ ट्यूमर की वजह से वगैरह, ये इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस है, ठीक है। जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में क्या है फ्रेंड्स, गाल ब्लैडर स्टोन है, सी ए गाल ब्लैडर है, सी ए पैनक्रियाज है, सी ए बाइल डक्ट्स है, और कुछ में उसमें एम्पल ऑफ वाटर का कैंसर है, कैंसर ऑफ द हेड ऑफ पैनक्रियाज वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कॉजेज है वो पोस्ट हेपेटिक कॉजेज में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता क्या है, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं ना फ्रेंड्स, कुछ साउंड में दिक्कत वगैरह, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को हम लोग कोलेस्टैटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। कोलेस्टैटिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोलेस्टैटिक, ठीक है। कोले मीन्स बाइल, स्टैटिक्स में क्या होता है, उसमें स्टैटिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। जो बाइल फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, बाइल फ्लो प्रॉपरली हो नहीं पाता, इसलिए उसे बोलते हैं कोलेस्टैटिक जॉन्डिस फ्रेंड्स, ठीक है। कोलेस्टैटिक जॉन्डिस का कॉजेस क्या है फ्रेंड्स, कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ द हेपेटोसाइट्स टू इनिशिएट बाइल फ्लो, ठीक है। हेपेटोसाइट से जो बाइल फ्लो होता है, जो हमने कोलेंजियोल्स बोला है, ठीक है। कोलेंजियोल्स थ्रू जो बाइल फ्लो होता है, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट्स और पोर्टल ट्रैक, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल फ्लो टू एक्स्ट्रा हेपेटिक
एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स बिटवीन द पोर्टा हेपेटिस एंड पेपिला ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन कोई 2-3 कारण से भी हो सकता है, या तो वहाँ पे ट्यूमर हो सकता है, यहाँ पे वही तो कुछ नैरोविंग पार्ट नैरोविंग हो जाए, मतलब उसको स्ट्रिक्चर भी बोलते हैं, स्ट्रिक्चर वगैरह हो गया है। नहीं तो कई पार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, गाल स्टोन फॉर्मेशन वगैरह होता है, स्टोन की वजह से वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है। इसलिए बाइल फ्लो जो प्रॉपरली फ्लो से मतलब डिओडिन में आना चाहिए वो डिओडिन में आता नहीं है, ठीक है। इसी की वजह से ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं गालस्टोन फॉर्मेशन कैसा होता है फ्रेंड्स। जो गालस्टोन फॉर्मेशन होता है ना, कई बार हमको पूछते हैं कि वाइवा में वगैरह कि गालस्टोन फॉर्मेशन होता कैसे। हमें सबको पता रहता है कि यूरिन स्टोन वगैरह फॉर्मेशन कैसा होता है, लेकिन कई लोगों का कैसा है फ्रेंड्स, गालस्टोन कैसे फॉर्मेशन होता है ये पता नहीं है। इन जनरल फ्रेंड्स जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल प्लस बाइल का कॉम्बिनेशन होके ये गालस्टोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन जनरल शॉर्ट में बताना चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल और बाइल का कॉम्बिनेशन से ये फ्रेंड्स गालस्टोन फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग गालस्टोन फॉर्मेशन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल और बाइल को कॉम्बिनेशन से क्या होता है फ्रेंड्स, ये गालस्टोन फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं कॉजेस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कॉजेस में क्या आता है फ्रेंड्स, बिलियरी कैलकुलस डिसीजेस वगैरह, मतलब ये क्या है, गालस्टोन फॉर्मेशन की वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। सीए गाल ब्लैडर की वजह से भी हो सकता है, सीए पैनक्रियास की वजह से भी हो सकता है, जो कुछ में हमने पहले बोला कि कुछ बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में, मतलब ये बिलियरी स्ट्रक्चर की वजह से मेन, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। जो कोलेंजाइटिस, जो कोलेंजियोल से जो बाइल फ्लो होता है ना उसको कोलेंजियोस बोलते हैं, उसका जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है वो कोलेंजाइटिस डेवलप होता है, वहाँ पे भी फ्रेंड्स कोलेंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसमें भी हो सकता है, कोलोडोकल सिस्ट वगैरह जो सिस्ट इन द बाइल डक्ट में भी है उसमें भी हो सकता है। जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट वगैरह है, पैनक्रेटिस है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस वगैरह है, ट्रॉमा वगैरह है, इसकी वजह से भी ये फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। ये मैंने कुछ डायग्राम बताई है प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक कॉजेस की वजह से, ठीक है। बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। फ्रेंड्स जो क्लिनिकल फीचर्स मैंने जो अर्ली फीचर एंड लेट फीचर में इसको डिफरेंशिएट किया है। अर्ली फीचर में फ्रेंड्स सबसे पहले पेशेंट क्या लेके आता है, डार्क यूरिन लेके आता है, ठीक है, डार्क कलर्ड यूरिन होती है। बाद में उसको जॉन्डिस डेवलप होता है, जॉन्डिस की वजह से जो नौशिया है, मलेज है, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह है, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे मेन उसका सिम्टम है पेल स्टूल है, पेल स्टूल मतलब क्ले कलर स्टूल वगैरह है। उसको कैसा स्टूल को कलर नहीं रहता, ठीक है, व्हाइट कलर स्टूल भी बोलते हैं उसको, लेकिन पेल स्टूल है, क्ले कलर स्टूल होता है, ठीक है। ये क्यों होता है फ्रेंड्स, जो बाइल फ्लो नॉर्मल हमारे इंटेस्टाइन में आने के बाद जो फिकस को हमारे येलो स्टूल होना चाहिए वो फ्रेंड्स उसको स्टूल को कलर नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जो बाइल फ्लो वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन में आता ही नहीं है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल जो वहाँ पे हेपेटिक सर्कुलेशन में एंटर होता है, सर्कुलेशन में एंटर होने के बाद ऑल ओवर हमारी बॉडी जो येलो कलर रहती है, लेकिन इंटेस्टाइन में बाइल फ्लो नहीं होता, इसलिए हमारे स्टूल को भी पेल स्टूल बोलते हैं, क्या होता है उसको क्ले कलर स्टूल भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में उसको फ्रेंड्स प्लूराइटिस डेवलप होता है। प्लूराइटिस क्यों डेवलप होता है फ्रेंड्स, जो हमारा जो बाइल है ना, बाइल साल्ट कई प्रमाण में हमारे स्किन थ्रू मतलब स्वेट थ्रू भी एक्सक्लूड होता है, ठीक है। जो बाइल साल्ट है स्वेट थ्रू हमारा जो पसीने से भी कुछ प्रमाण में ये एक्सक्रीट होता है, इसलिए वहाँ पे फ्रेंड्स सीवियर इचिंग रहती है पेशेंट को, ठीक है, सीवियर इचिंग रहती है। जो अर्ली सिम्टम्स है ना, जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स क्या रहता है फ्रेंड्स पेशेंट में, डार्क यूरिन है, जॉन्डिस है, पेल स्टूल मतलब क्ले कलर स्टूल है, प्लूराइटिस है, ये सब डेवलप होता है फ्रेंड्स बाद में। उसको लेट फीचर्स में क्या होता है फ्रेंड, माल अब्सॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई, के जो है फैट सोल्युबल है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, फैट सोल्युबल विटामिन को अब्सॉर्ब होने के लिए जो बाइल फ्लो है ना, बाइल चाहिए रहता है, जो बाइल ही कम रहता है पेशेंट में तो हम उसका अब्सॉर्प्शन भी हो अच्छी तरह से नहीं होता, इसलिए विटामिन के भी इसमें कम हो रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। माल अब्सॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्युबल विटामिन, दैट इज इसकी वजह से वेट लॉस होता है पेशेंट में, स्टेटोरिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह है जो विटामिन के की वजह से होता है। बाद में जांतेलमा है और जांतोजमा है, ठीक है, ये रेयर केसेस में रहते हैं। और उसमें बाद में फ्रेंड्स पेशेंट को कुछ कोलेंजाइटिस भी डेवलप होता है। फ्रेंड्स कोलेंजाइटिस मतलब क्या होता है, जो हमने बोला कि कोलेंजियोल्स की वजह से भी कोलेंजाइटिस डेवलप होता है। कोलेंजाइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स, चारकॉट ट्रायड है, ट्रायड में क्या होता है फ्रेंड्स, जॉन्डिस होता है और एक होता है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड फीवर होता है, ठीक है, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड फीवर, इसकी वजह से ये कोलेंजाइटिस हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स पेशेंट को फीवर वगैरह रहता है तो हमें एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम लोग अभी देखते हैं फ्रेंड्स उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने हैं। फ्रेंड्स सीबीसी करना है, सीबीसी में क्या है फ्रेंड्स, टीएलसी डीएलसी काउंट बोलते हैं, टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स वगैरह हमें देखने रहते हैं। इनकेस डब्ल्यूबीसी वगैरह बढ़ गए तो क्या होता है फ्रेंड्स, डब्ल्यूबीसी वगैरह बढ़ गए तो पेशेंट कोलेंजाइटिस में भी जा सकता है, ठीक है, कोलेंजाइटिस वगैरह हो सकता है वहाँ पे, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन है कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस डेवलप हुआ तो वहाँ पे
टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट्स बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में होता है यूरिन रूटीन, ठीक है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी के क्या हमें क्या देखना रहता है, बाइल सैट एंड बाइल पिगमेंट्स देखने रहते हैं। बाद में दूसरा कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो कुछ लिवर में से प्रोटीन्स, उसमें प्रोटीन्स भी देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रोटीन्स देखना रहता है। ये सब चीज़ें हमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें भी हमें देखने रहती है यूरिन रूटीन में। बाद में फ्रेंड्स रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आरबीएस मतलब रैंडम शुगर ब्लड भी देखते हैं। बाद में एलएफटी सबसे मेन रोल है एलएफटी का। एलएफटी में फ्रेंड्स जो बातें बताता ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, हमें एलएफटी देखने के बाद भी बता सकते हैं कि पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है इसे, ठीक है। एलएफटी में क्या क्या देखना रहता है, सबसे पहले मेन जो चीज़ है उसमें देखना है फ्रेंड्स, बिलिरुबिन देखना है। बिलिरुबिन में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो डायरेक्ट बिलिरुबिन बड़ा वाला रहता है, ठीक है। सबसे पहले ये फ्रेंड्स ये बात नोट करके रखना कि एलएफटी में डायरेक्ट बिलिरुबिन बड़ा हुआ रहता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन से ज़्यादा डायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत बड़ा हुआ रहता है, ठीक है। डायरेक्ट बिलिरुबिन बड़ा हुआ रहता है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की केस हो सकती है। बाद में दूसरी केस है जो फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ओटीपीटी तो हम लोग इन्फ्लामेशन मार्कर्स की वजह से ओटीपीटी भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें नजर जाना चाहिए कि डायरेक्ट बिलिरुबिन बड़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट बिलिरुबिन बड़ा रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। बाद में जो फ्रेंड्स अल्कलाइन फॉस्फेट जो है, अल्कलाइन फॉस्फेट जो बड़ा रहता है, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेट समझो नॉर्मल रेंज उसकी 150 ml 150 तक है, 150 तो मतलब इंटू 3 मतलब ये 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर हो सकता है अल्कोलाइन फॉस्फेट। फ्रेंड्स अल्कोलाइन फॉस्फेट इनकेस बढ़ गया रहता है तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इनकेस कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो नहीं है, नहीं तो फ्रेंड्स वायरल हेपेटाइटिस में। वायरल हेपेटाइटिस कौन सा है, वायरल हेपेटाइटिस मतलब ये हमारे जो एचबीएससीजी वगैरह है, जैसे एचबीएससीजी भी पेशेंट को हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें फ्रेश एल्फेप्टे में सबसे पहले मेन डायरेक्ट बिलिरुबिन देखना है, बाद में अल्कलाइन फॉस्फेट देखना है, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेट ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती है। बाद में फ्रेंड्स इनके इस बाद में प्रोटीन्स देखने रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो है फ्रेंड्स दो तीन कॉजेस की लिवर में प्रोटीन्स कम होते हैं। एक तो पहले जो प्रोटीन देखते हो तो हमें एक्सक्रीट रोल आउट करना चाहिए कि यूरिन में से प्रोटीन्स वगैरह जा रहे हैं तो फ्रेंड्स यूरिन में तो प्रोटीन्स वगैरह जा रहे हैं तो ये नेफ्रोटिक वगैरह केस है। इनकेस यूरिन में से प्रोटीन्स वगैरह नहीं है, ठीक है, यूरिन में से प्रोटीन्स वगैरह नहीं है तो ये केस इसमें जा सकता है, ठीक है, नेफ्रोटिक में जाता है। इनकेस यूरिन में से प्रोटीन्स नहीं जा रहे हैं तो ये फ्रेंड्स केस होता है कि एलएफटी में, इसलिए यूरिन प्रोटीन सॉरी एलएफटी में प्रोटीन्स देखना है क्योंकि लिवर में से प्रोडक्शन प्रोटीन्स का हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन्स देखना रहता है इसलिए ये तीन चार चीज़ें एलएफटी में देखना है। एक तो डायरेक्ट बिलिरुबिन देखना है, नहीं दूसरा अल्कलाइन फॉस्फेट देखना है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड अल्कलाइन फॉस्फेट ये बड़े वाले रहते हैं। बाद में हम लोग पीटीआईएनआर देखना है। पीटीआईएनआर क्या करता है फ्रेंड्स, कोएगुलेशन फैक्टर से, ठीक है। कोएगुलेशन को मदद करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं इसको। कोएगुलेशन उसमें समझो प्रोथ्रोमिंग टाइमिंग, क्या है पीटी मतलब प्रोथ्रोमिंग टाइमिंग, और आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ठीक है। प्रोथ्रोमिंग टाइमिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे जो बॉडी में कोएगुलेशन जो है ना, ब्लड कोएगुलेशन जो इंडिकेटर होता है ये, ठीक है। इसको नॉर्मल रेंज जो होती है पीटी की 14.0 होता है, ठीक है। आईएनआर मतलब क्या होता है 1.0 तक हम लोग नॉर्मल मान सकते हैं। इनकेस पीटीआईएनआर बढ़ गया तो हम लोग इसको विटामिन के देना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं यूएसजी। फ्रेंड्स यूएसजी में जो होता है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह कई बार क्या होता है मिस भी हो सकते हैं, ठीक है। यूएसजी में मिस भी हो सकते हैं कई बार, ये ट्यूमर वगैरह छोटा है तो कई बार दिखाई देता है, कई बार नहीं भी दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यूएसजी में क्या देखना रहता है फ्रेंड्स, जो डायलेटेड आईएचबीआर देखना है। वहाँ पे जो मेन पार्ट जो है ना फ्रेंड्स, हम लोग देखते नहीं कि वहाँ पे डायरेक्टली देखना है कि इनकेस एनी डायलेटेड आईएचबीआर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स जो डायलिटेशन तो नहीं है, ठीक है। इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स डायलिटेशन तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस डायलेटेड आईएचबीआर वगैरह है तो हमें उनके उसको जाना हम लोग क्लिक हो सकता है कि इट इज़ अ ऑब्स्ट्रक्टिव केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। यूएसए में यही देखना है डायलेटेड आईएचबीआर वगैरह है क्या। बाद में एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी, ठीक है। एंडोस्कोपिक सोनोग्राफी भी इसको डायग्नोस्टिक टूल हो सकती है। बाद में हुई सिटी एब्डोमेन। सिटी एब्डोमेन में क्या होता है फ्रेंड्स, सिटी एब्डोमेन में सिटी स्कैन में हम लोग कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस सिटी स्कैन किया तो हम लोग ये जल्दी पता लगता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस सिटी स्कैन किया तो हमें डायग्नोसिस कंफर्म होता है। लेकिन जो और एक केस है जो एमआरसीपी, ठीक है, और एक चीज़ है जो एमआरसीपी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजो पैनक्रोटोग्राफी, ठीक है। एमआरसीपी मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजो पैनक्रोटोग्राफी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग इसको कॉन्ट्रास्ट वगैरह देना नहीं रहता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तैयार करके एमआरसीपी से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या है जरा कॉस्टली है ये, और जरा सा स्किलफुल इसको मतलब रेडियोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि एमआरसीपी में फाइंडिंग्स वगैरह क्या है, ठीक है। और ईआरसीपी है। ईआरसीपी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रोटोग्राफी, ठीक है। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रोटोग्राफी ये जरा सा इन्वेसिव प्रोसीजर है। एमआरसीपी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में आता है, ठीक है। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या नहीं, ठीक है।
अभी हम लोग देखते हैं उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फ्रेंड्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग ने अभी देखा कि इनकेस वो हम लोग प्री हेपेटिक जॉन्डिस में, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस एंड इंटर हेपेटिक जॉन्डिस, इसके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जॉन्डिस किस वजह से है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट। फ्रेंड्स मैनेजमेंट में सबसे पहले मेन बात देखते हैं फ्रेंड्स, इनकेस हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह देना है, एंटीबायोटिक्स कब देना रहता है, इनकेस हम लोग टीएलसी डीएलसी काउंट बढ़ा रहता है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉम्प्लिकेशन की वजह से फ्रेंड्स उसको कोलेंजाइटिस वगैरह डेवलप होता है, कोलेंजाइटिस डेवलप होता है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। कोलेंजाइटिस वगैरह कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, चारकोट ट्रायोड की वजह से, ठीक है। चारकोट ट्रायोड चारकोट ट्रायोड क्या रहता है, फीवर रहता है, बिलिरुबिन रहता है इंक्रीज एंड राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन रहता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि कोलेंजाइटिस, उसमें एक एंटीबायोटिक्स देना रहता है फ्रेंड्स। एंटीबायोटिक्स में क्या देखना है फ्रेंड्स, ग्राम कितना, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन प्लस उसको अमाइकासिन का शॉर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना, अमाइकासिन वगैरह, ये भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस ये देना है तो क्या फ्रेंड्स, उसको इन्फ्लामेशन कम होता है। मैंने पहले भी बोला था कि अपेंडिसाइटिस वगैरह है, उनका इन्फ्लामेशन कम करना है, उसके समझो ऑपरेटिव करना नहीं है, वहाँ पे क्या फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोग जो थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन के साथ साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड का भी शॉर्ट देना रहता है। यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन भी कम होता है और इन्फ्लामेशन जो कम है वो भी कम होता है, इसलिए पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में देख लिया, उसको प्रॉपर हाइड्रेट भी करना रहता है फ्रेंड्स, आईओ फ्लूइड देना है। आईओ फ्लूइड में फ्रेंड्स सबसे मेन जो रहता है ना, डेक्स्ट्रोस फ्लूइड्स देने रहते हैं। जो कुछ भी जो लीवर के रिलेटेड डिसीजेस वगैरह है ना फ्रेंड्स, इसमें जो डेक्स्ट्रोस सोल्यूशंस देने रहते हैं हमें, ठीक है। बाद में हम लोग पेन मेडिकेशंस वगैरह है तो जरा सा लोड यूजिंग में पेन मेडिकेशन देना रहता है यहाँ पे, क्योंकि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वगैरह है ये है जरा सा अवॉइड करने रहते हैं यहाँ पे। ओपियोइड एनाल्जेसिक मतलब ट्रामाडोल वगैरह है, जो कुछ फुल डोज में दिए तो क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से पेशेंट हेपेटिक कोमा में भी जा सकता है, इसलिए हमें पेन मेडिकेशन में जरा कम देना रहता है ट्रेमाडोल वगैरह, ठीक है। जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट वगैरह है, प्रोटीन डाइट देना है वहाँ पे, ठीक है, प्रोटीन डाइट देना है, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह आते हैं। जो कुछ इनके बहुत ही सीवियर पेशेंट है वहाँ पे अल्बुमिन भी दे सकते हैं प्रोटीन में हम लोग, ठीक है। ये सब क्योंकि प्रोटीन लिवर डिसीज की वजह से यहाँ पे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कम होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन भी हम लोग देना पड़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ड्रग्स में फ्रेंड्स, जो ऑक्सीडोक्सोकोलिक एसिड है ना, जो हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स में आता है, ठीक है। ऑक्सीडोक्सोकोलिक एसिड जो हेपेटोप्रोटेक्टिव डिसीजेस प्रोटेक्टिव में आता है, जो हेपेटोप्रोटेक्टिव में क्या आता है फ्रेंड्स, जो ऑक्सीडोक्सोकोलिक एसिड है ना, जो यूडिलो के नाम से भी आता है, ठीक है। इसका डोजेस वो क्या होता है फ्रेंड्स, 150 mg रहता है, 300 mg रहता है, 450 mg रहता है। जो पेशेंट के बिलिरुबिन कितना है उसके हिसाब से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि 150 देना है या 250 300 देना है या 450 देना है, ठीक है। बाद में उसको कैसा फ्रेंड्स, उसको थायमिन भी लोड करना पड़ता है। कैसे थायमिन से क्या होता है फ्रेंड्स, हेपेटिक पेशेंट ट्रिमर्स वगैरह रहते हैं तो हम लोग इसको अल्कोहल विड्रॉल में देते हैं जनरली, लेकिन ये थायमिन भी हमें लोड करना पड़ता है कई बार। और विटामिन के हम लोग 10 mg आई वी या IM इंटू ओडी में देना है और 3 दिन के लिए देना है, ठीक है। विटामिन के क्यों देना रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला कि जो फैट सोल्युबल विटामिन है ना ADE के, उसके माल अब्सॉर्प्शन होता है, और विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पीटी हमारा जो प्रोथर्मिंग टाइम है ना बढ़ जाता है, और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है पेशेंट में, इसलिए हमें विटामिन के देना पड़ता है फ्रेंड, ठीक है। जो बाद में सबसे जो मेन रहेगा यहाँ पे कोलेस्टेरामाइन सैचेट है, जो कोल्ट्रॉन नाम से आता है, ठीक है। कोलेस्टेरामाइन सैचेट जो है, जो कोल्ट्रॉन नाम से आता है, कोलेस्टेरामाइन सैचेट से क्या होता है फ्रेंड्स, ये लिपिड लोअरिंग एजेंट में आते हैं, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ये लोअर में आता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो गालस्टोन फॉर्मेशन होता है वो रिड्यूस होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो कम करने के लिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल में सैचेट देते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में सैचेट किस लिए देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल में सैचेट देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इचिंग भी कम होती है पेशेंट की, और जो है जो कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, इसलिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो ना, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए कोलेस्ट्रोमाइन सैचेट आता है, वो भी दे सकते हैं। जो नेक प्रोटोकॉल है दूसरा, नेक प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एन एसिटिल सिस्टीन, ठीक है, एन एसिटिल सिस्टीन। पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या है फ्रेंड्स, सबको पता है, ठीक है, हम लोगों ने फाइनल ईयर में देखा है। पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है फ्रेंड्स, एन एसिटिल सिस्टीन, ठीक है, एन एसिटिल सिस्टीन, यस। पैरासीटामोल का जो एंटीडोट है, हाँ, एन एसिडिल सिस्टीन है, ठीक है। जो एन एसिडिल सिस्टीन ना, ये इनकेस ऐसे पेशेंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग ये फ्रेंड्स जो इंडिकेटेड है यहाँ पे इंडिकेटेड ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस में भी ये इंडिकेटेड है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, एज ए एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, समझो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट भी हम लोग नेक प्रोटोकॉल दे सकते हैं। इसका डोजेस क्या रहता है फ्रेंड्स, 7500 mg नेक प्रोटोकॉल लेते हैं, ठीक है। 7500 नैक प्रोटोकॉल मतलब इंजेक्शन ये लेते हैं। डेक्सट्रोज 25% 250 ml डेक्सट्रोज 5% में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। कितना रहता है, 7500 mg।
हाँ बोलो। टायमिंगमुळे प्रॉब्लेम येतो ना रे, कारण सगळ्यांना जर ॲड करत वेळेवर आलं ना थोडंसं, मग तुम्हाला पण डिस्टर्ब नाही होत ना. ठीक आहे. नॅक प्रोटोकॉल जे आहे ना केलं ॲड त्यांना मी. ठीक आहे. तर कसं आहे आपलं 40 मिनिटाचाच असतो हा झूम मीटिंगचा. ठीक आहे, ॲड झाले सगळे. ठीक आहे, तरी मी रिकॉर्डिंग चालू आहे, रिकॉर्डिंग टाकेल मी ग्रुपवरती. ठीक आहे. नॅक प्रोटोकॉलचं सांगितलं ना, 7500 mg नॅक प्रोटोकॉल घ्यायचा NaCl16, ते 250 ml डेक्स्टोजमध्ये डिझॉल्व करायचा. डिझॉल्व केल्यानंतर जो 10 ml इन्फ्युजन पंपने 10 ml पर हावरचे लावणार. ठीक आहे. 10 ml पर हावरचे असं 24 आवर्ससाठी ड्रिप चालू करायची है नैक प्रोटोकॉल की. ठीक है. नैक प्रोटोकॉल का जो मैंने अभी बताया कि 7500 mg 250 ml डेक्सट्रोज 5% में डिजॉल्व करना है. डिजॉल्व करने के बाद 10 ml पर आवर से ये इन्फ्यूजन चालू करना है. ठीक है. ये 24 आवर्स के लिए रहता है. ठीक है. ये सब ड्रग हो गए. ऑक्सीडोक्सिकोलिक एसिड जो हेपेटोप्रोटेक्टिव में आता है, इंजेक्शन थायमिन है, बाद में विटामिन के किस लिए, विटामिन के हमारे जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह के लिए. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया कि फैट सोल्युबल विटामिन इसमें माल अब्सॉर्प्शन होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल में सैचेट है. कोलेस्ट्रॉल में सैचेट किस लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नैक प्रोटोकॉल है. ठीक है. बाद में जो सबसे मेन प्रोसीजर है यहाँ पे फ्रेंड्स ERCP आता है. ठीक है. ERCP मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रोटोग्राफी. ठीक है. एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रोटोग्राफी. एंडोस्कोपिक ये क्या होता है फ्रेंड्स, एंडोस्कोपिक स्कोप जो हमारे मुंह से धीरे धीरे एसोफेगस से ट्रैवल करके स्टमक में से या फ्रेंड्स ये डिओडिनम तक जाता है. ठीक है. डिओडिनम से जो एम्पल ऑफ वाटर से जो धीरे धीरे बैकवर्ड पैथोलॉजी से कैसे धीरे बैकवर्ड से धीरे धीरे डिओडिनम में से एम्पल ऑफ वाटर से धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद ये लिवर तक जाते हैं. ठीक है. जहाँ पे भी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे जो क्या करता है फ्रेंड्स, टेंटिंग करते हैं, स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं. समझो इनके नैरोइंग वगैरह है, स्टिक्चर वगैरह है, वहाँ पे स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं. ठीक है. वहाँ पे जो डायलिटेशन वगैरह करते हैं. स्टोन वगैरह तो स्टोन को रिमूव भी करते हैं. इनकेस बायोप्सी वगैरह करना है तो बायोप्सी भी कर सकते हैं. ठीक है. जो स्टोन रिमूवल भी हो सकता है, बायोप्सी भी होता है, और डायलिटेशन भी होता है, और स्टेंट प्लेसमेंट भी हो सकता है वहाँ पे. इसको बोलते हैं ERCP गाइडेड स्टेंट प्लेसमेंट. ठीक है. ERCP गाइडेड स्टेंट प्लेसमेंट, ERCP गाइडेड स्टोन रिमूवल, ERCP गाइडेड डायलिटेशन. ठीक है. ERCP क्या है फ्रेंड्स, ये फिर एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रिएटोग्राफी. ठीक है. एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनक्रिएटोग्राफी. बाद में सर्जिकल में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सर्जिकल में जो कुछ भी स्टोन वगैरह है, जो मतलब स्टिक्चर वगैरह है कुछ उसमें रिमूव करके, मतलब ऑपरेट करके, वहाँ पे समझो गाल ब्लैडर वगैरह है, जो गाल ब्लैडर को रिमूव करना है तो गाल ब्लैडर रिमूव भी कर सकते हैं. बाद में उसको उसको बाईपास ऑपरेशन भी रहता है. कई बार क्या होता है फिर बाइल का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए जो डायरेक्ट बाइल से जो डिओडिनम तक बाईपास ऑपरेट करते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स. ठीक है. ये सर्जिकल ट्रीटमेंट में आते हैं. ठीक है. अभी हम लोग फ्रेंड्स 5 मिनट, अभी हम लोग एक उसके कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट सबको समझ गया ना. ठीक है. ट्रीटमेंट में जो ये सब मेडिकेशन करना है, इनकेस पैलेटिव ट्रीटमेंट करना है तो ये सब मेडिसिन देना है. बाद में जो ARCP जो सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है, ERCP एंड सर्जरी में. ठीक है. उसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है फ्रेंड्स, कोलेंजाइटिस. मैंने जैसे बोला कि कॉम्प्लिकेशंस क्या, कोलेंजाइटिस है. बाद में CA गॉल ब्लैडर है, एक्यूट पैनक्रेटिस हो सकता है. बाद में लिवर फेलियर भी हो सकते हैं फल्मोनरी हेपेटाइटिस की वजह से. बाद में सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस भी हो सकता है. और जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह होगी उसको हेमोरेजिस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स. ठीक है. अभी सबसे मेन पार्ट में आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग केस सीनरी में आते हैं. ठीक है. फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे अंडर एक पेशेंट एडमिट हुई थी, जो कुछ 60 ईयर्स फीमेल पेशेंट थी. ठीक है. 60 ईयर्स फीमेल पेशेंट थी. उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या क्या थी, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, मतलब जॉन्डिस है उसको 20 डेज से, हाई कलर्ड यूरिन है 20 डेज से, क्ले कलर्ड स्टूल भी है 20 डेज से, एंड सीवियर ईचिंग है फ्रेंड्स पेशेंट को 10 दिन से. ठीक है. ये पेशेंट ना एक फिजिशियन के यहाँ अंडर एडमिट हुई थी. फिजिशियन ने उसको हेपेटाइटिस बोल के ट्रीट किया था. ठीक है. उसको ज़्यादा उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किए थे. क्या पता उनको समझ में नहीं आया कि उनको मतलब उसमें कुछ डिले वगैरह हो गया डायग्नोसिस के लिए,
इसलिए उन्होंने पेशेंट को जॉन्डिस वगैरह थोड़ा सा किसे स्टार्टिंग जॉन्डिस उसका फ्रेंड्स बिलिरुबिन 15 था, ट्रीटमेंट फिजिशियन ने ट्रीटमेंट किया तो मतलब 10 बिलिरुबिन तक आ गया था। लेकिन जो इनके इतने 7-8 दिन पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तो हम लोग उसको बिलिरुबिन कम नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स उसको आगे चल के डायग्नोस होना चाहिए कि उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसको बिलिरुबिन कम क्यों नहीं हो रहा। इसलिए फिजिशियन ने एडमिट तो किया था, उसको ट्रीटमेंट भी दिए थे, लेकिन उसको प्रॉपर जो फ्रेंड्स डायग्नोसिस होता है डायग्नोसिस नहीं हुआ था। ठीक है, हमारे पास क्या क्या लेके आया था, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन लेके आया था, मतलब जॉन्डिस है, हाई कलर्ड यूरिन है, क्ले कलर स्टूल है, सीवियर इचिंग है। मैंने इसको एल एफ टीज के उसके एल एफ टीज करवाए, एल एफ टी में देखा था कि फ्रेंड्स एल एफ टी देखने के बाद डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा था और अल्कलाइन फॉस्फेट भी बढ़ा था। ठीक है, मैंने देखने के बाद ही पता चला कि मतलब मैंने डायरेक्ट बता दिया कि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है एंड अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा है, और पेशेंट को येलो क्ले कलर स्टूल भी है। ये पेशेंट देखने के बाद ही पता चलता है कि फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की केस है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की केस है। इसलिए फ्रेंड्स हमको उसका हिस्ट्री में क्या था, हिस्ट्री ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन भी था, हिस्ट्री ऑफ फीवर विद चिल्स भी थी, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, उसका शुगर डायबिटिक वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ फीवर भी है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन भी है, और पेशेंट को जॉन्डिस भी है। तो फ्रेंड्स ये चारगॉट ट्रायड मैंने देखने के बाद ही पता चलता है कि चारगॉट ट्रायड है और पेशेंट को कोलेंजाइटिस डेवलप हुआ है। ठीक है, कोलेंजाइटिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कोलेंजाइटिस डेवलप हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से कोलेंजाइटिस डेवलप हुआ है, और इसने पेशेंट को हमने एलएफटी के साथ साथ मैंने एमआरसीपी एडवाइस की थी। ठीक है, एमआरसीपी की पेशेंट की, एमआरसीपी में एक फ्रेंड्स क्या आता है, एमआरसीपी में हमने डायरेक्ट क्या देखा, उसमें क्या देखना फ्रेंड्स, डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स देखना रहता है। ठीक है, डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स देखना रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स आ गया, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आ गया उसमें, सस्पेक्टेड ऑफ कोलेंजो कार्सिनोमा। ठीक है, कैन नॉट रूल आउट कोलेंजो कार्सिनोमा, मतलब सस्पेक्टेड है कि कोलेंजो कार्सिनोमा हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेन जो चीज़ रहता है मैंने अभी बताया कि डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स है क्या, ये हमें देखना रहता है। इसलिए हमें इसमें डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी रेडिकल्स भी है, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें कोलेंजो कार्सिनोमा भी है। ठीक है, इसमें सस्पेक्टेड है कि कोलेंजो कार्सिनोमा हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स पेशेंट को ज़्यादा देर हो गई डायग्नोसिस के लिए, मतलब उसमें 15-20 दिन अपने लेट में आया था। ठीक है, जब सिम्टम्स डेवलप हुए थे, सिम्टम्स जो डेवलप हुए थे, हेलो।